आप में से कई लोगों ने ये कहा पिछले कई दिनों से, चूंकि 2 दिन से, ये जो अहमदाबाद की आयशा बानो मकरानी, ये उसकी कहानी है। एक लड़की जब बड़ी होती है, हर माँ बाप का सपना होता है, ख्वाब होता है कि उसकी शादी हो, अच्छा ससुराल मिले, हंसी खुशी रहे, और इसी के ऊपर माँ बाप की सारी खुशियां भी टिकी रहती हैं। लेकिन अफसोस आज से नहीं, ना मालूम कितने बरसों से हमारे यहाँ दहेज नाम का जो राक्षस है, उसने ना मालूम कितनी लड़कियों की जो खुशियां थी उसमें आग लगा दी। कितने तरह की ऐसी कहानियां आई। पहले, बहुत पहले, याद होगा सालों पहले, किरासन तेल डालकर बहुओं को जलाने की खबरें आम होती थी। धीरे धीरे लगा वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है, किसी सदी में पहुंच गया, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन आ गया, शायद सोच भी बदले लोगों को, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है नहीं। हाँ, एक दौर था जब दहेज हर बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए खुशी से देता था, लेकिन आज हालत यह है कि बेटी की खुशी के लिए बाप को मजबूरन दहेज देना पड़ता है, क्योंकि अगर न दे तो फिर बेटी की खुशियों में आग लग सकती है। ये कहानी आयशा की है, 23 साल की एक लड़की की, जो अहमदाबाद में रहती थी। अहमदाबाद के जिस इलाके से वो आती है, अलमीना पार्क, वतवा एक इलाका है अहमदाबाद में, और अलमीना पार्क में रहती आयशा। इनके जो वालिद हैं, पिता, वो एक टेलर दर्जी का काम करते, और फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सबकी परवरिश की, और सब कुछ अच्छी तालीम दी। लेकिन जाहिर सी बात, उनकी कमाई बहुत ज्यादा थी नहीं। लियाकत और आयशा के ननिहाल, बल्कि आयशा का जो ननिहाल था वो राजस्थान के जालोर में पड़ता है। जालोर में ननिहाल था, तो अक्सर आयशा का आना जाना था बचपन से ही, और आयशा के माँ बाप भी जाते थे। आयशा के वालिद के एक रिश्तेदार का बेटा, जिसके साथ आरिफ बचपन से ही, चूंकि दूर का रिश्तेदार लगता था, तो दोनों की मुलाकात हुई, जान पहचान होती थी। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। आयशा को आरिफ से, आरिफ को आयशा से प्यार भी हो गया, और इसके बाद चूंकि कोई इशू था नहीं, जुलाई 2018 में आरिफ और आयशा की शादी कर दी गई। आरिफ जो है वो जालौर में ही एक ग्रेनाइट फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। उसके फादर जो थे वो भी एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। धीरे धीरे दोनों ने कुछ पैसे बचाए, 3-4 उन्होंने शायद दुकानें और बाकी चीजें ली, जिससे किराए पे चढ़ाया, उससे और भी थोड़ी आमदनी हुई। तो कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक था। आरिफ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता था, फेसबुक पर भी, और बहुत सारी वो लव मोहब्बत इन सब के पोस्ट भी डालता था। तो दोनों की मर्जी और दोनों के घर वालों की मर्जी से जुलाई 2018 में आयशा की शादी आरिफ से हुई। अब आयशा अहमदाबाद से अपने ससुराल जालोर पहुंच गई। जालोर से उसको अपना लगाव था, क्योंकि ननिहाल था, नानी वहां रहती थी, मामा वहां रहते थे, तो कोई बेगानापन सा लगा नहीं। लेकिन अफसोस, अब जब ऐसा लगा था कि सारी खुशियां जो है अब आयशा के दामन में होंगी शादी के बाद, लेकिन ये थोड़े ही दिनों का सपना था। जुलाई में शादी होती है 2018 में, और दिसंबर आते आते आरिफ और उसके घर वालों का रंग रूप सब कुछ बदल जाता है। वो आयशा से पैसों की डिमांड करने के बाद वो जब तब उससे कहते हैं कि तुम पैसे दो। दिसंबर 2018 को पहली बार दहेज की फिर फरमाइश होती है। हालांकि आयशा के वालिद ने अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी हो सकता था शादी में सब कुछ दिया था, लेकिन जुलाई में शादी होती है और दिसंबर में पैसे की फरमाइश होती है, और डिमांड पूरी नहीं होती तो आरिफ क्या करता है कि आयशा को लेता है और जालौर से अहमदाबाद पहुंचता है, और अहमदाबाद में आयशा के घर उसे छोड़कर वापस चला आता है। वापस आने के बाद अब ये थी कि पैसा दो तो फिर बेटी को भेज दो। किसी तरह बातचीत होती है, घर वाले वादा करते हैं कि हम देंगे, और इसी के बाद कुछ पैसे देते हैं, और पैसे मिलने के बाद फिर लालची आरिफ और उसके घर वाले आयशा को वापस बुला लेते हैं। लेकिन ये शुरुआत थी। इसके बाद 2019 में कुछ महीने बाद फिर एक बार यही कहानी शुरू होती है। फिर उसे वापस 2019 में एक बार अहमदाबाद भेज दिया जाता है। अच्छा, जब शादी के बाद बेटी और दामाद एक साथ आते हैं तो घर वालों को अच्छा भी लगता है कि चलो दोनों खुश हैं। लेकिन अगर बेटी को अकेला भेज दिया जाए तो घर वालों को ये मैसेज मिल जाता है कि मामला गड़बड़ है। तो एक बार हो चुका था, दूसरी बार 19 में फिर हुआ, आयशा को फिर भेज दिया, और फिर वही फरमाइश। बड़ी मुश्किल से आयशा के वालिद लियाकत ने
1.5 लाख रुपए का इंतजाम किया और वो 1.5 लाख रुपए आरिफ को दिए। 1.5 लाख रुपए मिलने के बाद आरिफ और उसके घर वाले वापस आयशा को ससुराल ले आते। लेकिन शायद शुरुआत में गलती थी, या ये भी है कि माँ बाप अपनी बेटी की खुशी चाहता था, मजबूरी में पैसे दिए। लेकिन यहाँ अब एक आदत और लालच बढ़ने लगा। इसके बाद फिर कुछ वक्त बीता और 2020 में जनवरी की बात है, फिर से पैसे की डिमांड आ गई। जब पैसे नहीं मिले, क्योंकि बिहार में 1.5 लाख रुपए कर्ज और इधर उधर से लेकर आयशा के वालिद ने दिया था, तो फिर 26 जनवरी 2020 को वापस छोड़ दिया, ले जाकर अहमदाबाद में। जब वापस छोड़ा तो फिर घर वालों को लगा, फिर किसी तरह से उन्होंने इंतजाम किए, फिर कुछ पैसे के इंतजाम किए, फिर पैसे दिए गए और वापस फिर आयशा जो है अपने ससुराल पहुंच गई। लेकिन 2 महीने बाद मार्च में एक बार फिर से पैसे की फरमाइश हुई और इस बार फिर चौथी बार आयशा शादी के 3 साल के अंदर अंदर, बल्कि 2 साल, क्योंकि 21 तो अभी शुरू ही हुआ, वापस अहमदाबाद अपने मायके भेज दी गई थी। अब बार बार का पैसे और बार बार का ये सारी चीजें, घर वाले टूट गए। आयशा जिसकी उम्र जब शादी हुई थी करीब 20 साल थी, 23 की हो गई थी। अब उसके दिल पे एक बड़ा गहरा चोट भी लगा कि उसके माँ बाप उसके लिए कब तक परेशान होते रहेंगे, किस किस के आगे हाथ जोड़ेंगे, कहाँ कहाँ से पैसे लाएंगे। और दूसरा उसे जो धक्का लगा था वो ये था कि चूंकि बचपन से दोनों मिलते थे, आरिफ और ये, और दोनों को प्यार हुआ था एक दूसरे से और दोनों ने मर्जी से शादी की थी, घर वालों की भी रजामंदी थी। लेकिन शादी के बाद आरिफ का ये रूप वो हजम नहीं कर पाई और यहीं से आयशा टूटने लगी। और सबसे बड़ा उसे धक्का ये था कि वो शायद अपने माँ बाप पे बोझ बन गई, जो उसकी वजह से परेशान हो रहे, जबकि शादी के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जानी चाहिए थी। इस दौरान में जब पानी से ऊपर उठ गया तो आयशा की घर वालों और आयशा ने मथुरा पुलिस स्टेशन अहमदाबाद में हरासमेंट और इन सारी चीजों का केस दर्ज कर दिया। और इसकी भी एक कहानी थी। बीच में शादी के बाद आयशा प्रेग्नेंट हो गई, बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन दहेज के लालच ने वक्त से पहले उसके गोद को भी उजाड़ दिया। एक दिन गुस्से में चूंकि मारता पीटता भी था आरिफ, और इसी दौरान एक बार मारपीट के दौरान वो जो बच्चा है वो मिसकैरेज हो गया और आयशा मां बनने से रह गई। इसी के बाद मथुरा पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई डोमेस्टिक वायलेंस का और ये सारी चीजों का। अब इस रिपोर्ट के बाद जाहिर सी बात है कि रिश्ते और खराब हो गए। आरिफ और उसके घर वाले अब आयशा को अपनाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बातचीत और रिश्तेदारों के जरिए सुलह सफाई की कोशिश जारी थी, पर वो कोई काम आया नहीं। इधर आयशा अब लगातार परेशान रहने लगी। अहमदाबाद पहुंचकर अब उसे लग गया था कि वापस शायद ससुराल इस बार ना जा पाए, तो उसने ICICI में एक छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली ताकि घर वालों के ऊपर बोझ भी न बने और अपनी जिंदगी जीने लगी। इस दौरान में वो बीच बीच में जब भी मौका मिलता आरिफ से गिड़गिड़ाती, मिन्नत करती कि उसे वापस बुला ले, फिर से शादीशुदा जिंदगी शुरू करते हैं। लेकिन आरिफ नहीं माना। इधर केस चल रहा था। आयशा के वालिद लगातार बीच बीच में जालौर जाते, अपनी बेटी के घर बसाने की आखिरी कोशिश तक करते रहे। इसी बीच में हुआ ये कि अभी 4-5 दिन पहले आखिरी बार लगातार अब फोन कर रही है आयशा और आरिफ फोन नहीं उठा रहा है। एक दिन उसने फोन किया और उसने उठा लिया और उसने कहा कि देखो तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हम लोग साथ रहते हैं। और अगर आरिफ ने मना कर दिया तो उसने कहा कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो फिर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है और मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी। पलट के आरिफ ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, मरना है मर जाओ, और एक काम करना, मरने से पहले एक वीडियो अपने मरने की भी भेज देना। ये बात आयशा के शायद दिल में उतर गई, इसलिए कि आखिर में जब वो मर रही थी तो ख्वाहिश वो आरिफ की ही पूरी कर रही थी, क्योंकि वो अपने मरने की तस्वीर उतार रही थी, अपने मरने का वीडियो बना रही थी, आखिरी मैसेज दे रही थी। और ये मैसेज आरिफ के लिए था और उसके घर वालों के लिए। इसी के बाद 3 दिन पहले, थर्सडे की बात है ये, सुबह 9 बजे करीब आयशा अपने घर से निकलती है, अलीमा पार्क से अहमदाबाद ऑफिस जाती है। ऑफिस खत्म करने के बाद वो 4-4:30 बजे जो अहमदाबाद में एक रिवर फ्रंट है वहां पहुंचती है और वहां पहुंचकर एक वीडियो शूट करती है। 2 से 2.25 मिनट का ये वीडियो आपने देखा होगा।
इस कहानी में भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो अलग से, तो आप देखें। तो वो एक वीडियो शूट करती है और उस वीडियो में पूरा अपना मैसेज देती है। इस वीडियो की सबसे रुलाने वाली बात यह है कि इस वीडियो में ज्यादातर जगह पर आयशा हंस रही है, लेकिन इस हंसी के पीछे उसका दर्द जो है वो साफ झलक रहा है। वो कहती है कि मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे मिले, मेरे दोस्त बहुत अच्छे मिले, पर पता नहीं क्यों मेरा नसीब क्यों खराब था। उसने एक जगह ये भी कहा कि कई बार जरूरी नहीं है कि निकाह करने के बाद भी प्यार मिले, ये आरिफ के लिए था। उसने ये भी कहा अपने पिता से कि क्या करना, केस वेस करके छोड़ दीजिए, माफ किया। उसने ये भी कहा कि मैंने भी माफ किया, और ये भी कहती है कि मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। बट एक बड़ी अजीब लाइन कहती है और वो लाइन झकझोर देती है। वो लाइन ये है कि या अल्लाह ऊपर वाले से कहती है कि मुझे अब कभी इंसानों के बीच मत भेजना, मुझे इंसानों का चेहरा नहीं देखना। एक दुनिया में एक इंसान जो इंसानों के बीच में परवरिश पाता है, पलता है, बढ़ता है, और वो ये कह रहा है कि मुझे इंसानों के बीच अब कभी मत भेजना। और वो नदी से कहती है कि तुम मुझे अपने आप में समा लेना। ये वीडियो रिकॉर्ड करती है। इस वीडियो के दौरान में एक दो बार शायद कुछ आसपास से लोग गुजरते हैं। आयशा वहां पे थोड़ी सी रुकती भी है, शायद उसे लगता है कि उसका जो करने जा रही है वो पता ना चल जाए। फिर बोलना शुरू करती है और आखिर में अलविदा कहती है। वीडियो बनाने के बाद वो कॉल करती है अपने घर पे। इसके बाद वो अपने माँ बाप से बात करती है। माँ बाप पूछते हैं कहाँ हो, वो कहती है मैं रिवर फ्रंट पे हूँ। और फिर वो बताती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, मरने जा रहे हैं। इसके बाद माँ और बाप अपनी बेटी के आगे बेबस गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि वहाँ वो कितनी दूर है उनसे, और अगर वो कोई ऐसा कदम उठाती है तो शायद वक्त पे ना पहुंच पाए। माँ रोने लगती है। माँ के रोने का वास्ता बाप जो है वो आयशा को देता है। फिर बाप खुद कसमें देता है, कुरान शरीफ की कसम खिलाता है कि तुम ऐसा कदम नहीं उठाओगी। यहाँ तक कहता है कि मैं कल जालौर जा रहा हूँ मसले के हल करने के लिए, तो तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ये कहती कि नहीं, मुझे मालूम है अब आरिफ कभी मुझे नहीं मिलेगा। बार बार कस्में देके उसे रोकने की कोशिश की जाती है। आखिर में बाप ये कहता है कि अगर तुमने कोई ऐसा कदम उठाया तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगा और पूरे घर वालों को मार दूंगा। तब यहाँ पे आयशा कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वो कहते हैं कि मैं किसी को भेज रहा हूँ, और नहीं तो फिर लास्ट में ये भी कि तुम कोई वहां से टैक्सी ऑटो पकड़ कर जो भी है तुम आ जाओ। तब यहाँ पे आयशा कहती है ओके मैं आती हूँ। वो अपनी जगह बताती कहाँ पे है और फिर कहती मैं आ रही हूँ। इसके बाद फोन कट जाता है, लेकिन आयशा अपना आखिरी वादा पूरा नहीं करती है। बाप को ये कहकर कि मैं आ रही हूँ, फोन काटती है। इसके बाद वो अपना फोन और पर्स, जिस जगह का ये वीडियो है, पीछे आप सीन देख रहे होंगे, उस वीडियो में जो नदी है शायद साबरमती, तो अपना फोन जिसमें उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, उस वीडियो को वो आरिफ को भेजती है। और ये ऑडियो, उसकी बातचीत ऑलरेडी रिकॉर्ड थी। उसके बाद ये फोन और अपना पर्स वो नदी के किनारे वहीं पर रखती है और शाम को नदी में छलांग मार देती है। जो उसने कहा सेम वैसा ही किया। इत्तेफाक से कुछ लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देख लिया, उन्होंने शोर मचाया, पुलिस वहां पे आसपास में थी, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड भी थी। और ऐसे कई बार लोग एक्सीडेंटली या गिर जाते हैं तो गोताखोर वो लोग होते हैं, तो इत्तेफाक से देख लिया था। आनन फानन में रेस्क्यू टीम नदी में उतरती है, लेकिन तब तक बहुत मिनट बीत चुके थे। आयशा डूब चुकी थी, आयशा की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी लाश को निकाल लिया जाता है। इसके बाद उस मोबाइल के जरिए आयशा की पूरी आखिरी कहानी सामने आती है, जो उसने मैसेज वीडियो में रिकॉर्ड किया था, और वो ऑडियो रिकॉर्ड था। माँ बाप ने ऑलरेडी बात सुनी थी। इधर आयशा जब तक पहुंचती नहीं है घर, माँ बाप परेशान, चूंकि उसने जगह बता रखी थी रिवर फ्रंट, भाग कर वहां पहुंचते हैं। तो वहां पे पता चलता है कि अभी कोई एक लड़की ने छलांग मारी है। सारी कहानी सामने आती है। कुछ देर के बाद बेटी की लाश भी उनके सामने थी। इन सारी कहानी, इस वीडियो मैसेज, इस ऑडियो को देखने के बाद अहमदाबाद की वतवा पुलिस 306 अबेटमेंट टू सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला आज जालौर पहुंचती है। जालौर में चूंकि आरिफ ये वीडियो मैसेज ऑलरेडी देख चुका था थर्सडे को ही, और उसे पता था, रात होते होते उसे आयशा की मौत की खबर भी मिल गई, क्योंकि रिश्तेदार भी एक थे, सब कुछ। उसी रात कहते हैं आरिफ अपने पूरे परिवार के साथ जालौर के अपने घर से भाग गया।
उसे घर के बाहर ताला लगा हुआ। हमारा रिपोर्टर, हमारे जो है नरेश खिलेरिया, वो भी गए थे, लेकिन वो घर बंद है और वो गायब है। अहमदाबाद की पुलिस टीम जालौर में भी, पाली में भी वो दबिश दे रही जहां उसके होने की उम्मीद है, और तीसरा एक सिरोही में भी। तो 3 अलग अलग जगहों पे इस वक्त टीम आरिफ और उसके पूरे परिवार को ढूंढ रही है, ताकि जो उसने आयशा के साथ किया उसकी उसे सजा मिल सके। बात यहां सिर्फ आयशा की नहीं है। ये जो दहेज है, जो मैंने आपको कहा कि एक जमाना था जब बाप अपनी खुशी से बेटी और दामाद को दहेज देता था, लेकिन अब बेटी की खुशी के लिए दहेज देना पड़ता है। ये बड़ा गंभीर सवाल है। जो हमारे एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वे बताते हैं कि हर साल सिर्फ दहेज के लिए, मतलब सिर्फ दहेज भी नहीं, ऐसे समझिए कि सिर्फ हर साल 7,000 से ज्यादा आयशा 7,000 से ज्यादा आयशा दहेज की वजह से मर जाती है। 2017 में 7,466 डॉरी रिलेटेड डेथ हुई, दहेज की वजह से महिलाएं मर गई। 2018 में 7,166 7,166 इंडिया में डॉरी डेथ हुई। 2019 में 7,115 7,115 महिलाएं, ये कहें कि 7,115 आयशा इसी दहेज की वजह से मर गई। कानून है, 498A है, दहेज के खिलाफ सब कुछ पाते हैं, लेकिन होता कोई फायदा नहीं। उसकी एक वजह है, दहेज असल में, और दहेज जैसी बीमारी को रोकना सिर्फ कानून के अकेले बलबूते की बात है ही नहीं। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनको आम आदमी ही रोक सकता है, वैसे ही दहेज है। दहेज पुलिस के डंडे से, पुलिस की धमकी से, आईपीसी से नहीं रुक सकता। दहेज रुकेगा आम लोगों से। हर शख्स ये ठान ले कि वो अपनी बेटी की जब शादी करेगा दहेज नहीं देगा, तो ये मसला हल हो सकता है। हर शख्स ये ठान ले कि वो अपने बेटे के लिए दहेज नहीं मांगेगा, तो भी ये मसला हल हो सकता है। लेकिन ये बातें बरसों से हो रही, और आज भी आयशा जैसी लड़कियां मर जाती, तो मालूम नहीं कब रुकेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आयशा की मौत हुई है, मुझे लगता है ये आरिफ और उसका परिवार, जो उनका चेहरा है समाज में, उसको उजागर करना चाहिए। जालौर के लोगों को उनका बायकॉट करना चाहिए। और ये बात सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं है। जब तक एक शुरुआत नहीं होगी, तब तक लोगों के दिलों में डर नहीं बैठेगा। तो इसीलिए जितनी इसमें कानून में जो सजा है वो तो है ही है, बट मुझे लगता है कि कानून से बढ़कर समाज को भी इसमें उन दोनों को सजा देने के लिए उनके परिवार का बायकॉट, और जो बाकी जो भी रास्ता हो सकता था कि उन्हें अपने जुर्मों का, अपनी गलतियों का एहसास हो सके, एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि 23 साल की एक लड़की यूं हंसकराते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने दर्द को छुपाते हुए वक्त से पहले जान दे दे, ये बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी चीज, ये जिंदगी अनमोल है। मैं तमाम लोगों से ये बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। और ये जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान के वक्त आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है ये किराए का घर है, हम यहाँ परमानेंट नहीं रहेंगे, ये किराएदार के तौर पर आए और अपने अपने हिस्से का कर्म करके यहाँ से वापस चले जाएंगे। और हर धर्म में है ये, हर मजहब में है कि परमानेंट यहाँ कोई जीता नहीं है, बल्कि जिंदगी नेमत है ऊपर वाले की, हमें खुद से इसको छीनने का हक नहीं है। दुनिया में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी, बहुत सारे गम आएंगे, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी लड़ने का नाम है, जूझने का नाम है, जद्दोजहद करने का नाम है। और सबसे बड़ी बात, जो जिंदगी हम किसी को दे नहीं सकते, वो जिंदगी हमको लेने का क्या हक है। तो बेशक मसले बहुत सारे हों, परेशानियां बहुत सारी हों, पर खुदकुशी किसी भी कीमत पर हल नहीं हो सकता। ये मैं तमाम लोगों से बार बार कहता हूँ। इसलिए कभी भी जिंदगी में कोई मुसीबत, कोई मुश्किल आए, तो उसका सामना करना चाहिए। हो सकता है वक्त लगे, हो सकता है थोड़े दिन के बाद सारी चीजें सुधरे, सब्र रखना चाहिए और सामना करना चाहिए। हारना कभी नहीं चाहिए, और वैसे भी हारते कमजोर लोग हैं। तो आयशा ने जो भी उसके साथ हुई, जो कुछ हुआ, वो बेशक गलत हो सकता है, लेकिन आयशा का ये कदम भी गलत था। इसलिए कि आयशा के इस कदम से, आयशा ने जो कुछ किया, माँ बाप की क्या गलती, जो ताउम्र अब जब तक जिएंगे अपनी जवान बेटी की मौत के गम के साथ जिएंगे।
तो उनका कोई कसूर नहीं था। अगर आयशा को शिकायत थी आरिफ से, ठीक है, लेकिन माँ बाप से तो शिकायत नहीं थी। और एक बूढ़े माँ बाप, एक बुजुर्ग माँ बाप, उनके कांधे पे अगर जवान बच्चों की लाश हो, उससे बड़ा दर्द जख्म इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे आ रही हूँ मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो। हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। मुझे बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये शराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपने करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने उस पानी में कूदना है। नहीं थी ना मॉम। उस पर बाबा की कसम से कोई ऐसा काम मत करना कुछ भी। नहीं थी ना मॉम, मैं थक गई हूँ। हाँ तो सब कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तो मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न लगे। ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं मरना चाहती हूँ। हो गई हूँ मैं, कब तक कैसे मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब पापा कल जालोर जाते। नहीं बाबा, लेट हो गया पापा, लेट हो गया। लेट हो गया, पापा कल जा रहे हैं तो लेट हो गया। उसको बेटा तू शांति रख। नहीं बाबा, अब नहीं जीना, सोनू, अब नहीं जीना ये बेटा सोनू, मेरी बात अब मैं कहाँ गई? सोनू मेरी बात सुनेगी पहले। इसे नहीं लाना मेरी लाइफ में, तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे। मैं जा रहा हूँ, चालू मेरे को खाली मेरी मैया को जिससे बुलाना है बुलाओ। मेरी बात सुन ले बेटा, इतना तूने सुना ना मेरा? नहीं यार, मैं तुमको तकलीफ दूं? कब तक तकलीफ दूं सबको? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आई। बच गई तो ले जाना, बच गई तो दफन कर देना। अब नहीं पप्पा, और जा रहा हूँ। नहीं पप्पा, जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है देख। अब बस पप्पा, बस तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लो, मैंने कर ली। जो जवाब दिए तो मिल गए। नहीं बाबा, अब मौत करी, अब नहीं जीना बाबा। बहुत हुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा? बोल तो मिल जाएंगे। कोई जेल नहीं जाएगा, मेरे वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बात सुन बेटा, देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ। मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू? कौन सी जगह पर है? बता नहीं, रेंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा। पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी जिंदगी का। सोल्यूशन है बेटा, सब सोल्यूशन है, सब सोल्यूशन है बेटा। मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो फिर भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, तब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। नहीं आएगा, बात नहीं आएगा। एक बार पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तो कुरान शरीफ की कसम है, तू घर आ जा बेटा। अब नहीं आना, अब मैं घर आ जा बेटा। समझती क्यों नहीं है? तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। हाँ मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल। तो कौन सी जगह मैं मोन्टू को भेजता हूँ, गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? रिवर फ्रंट पे बैठी हूँ। कौन सी जगह? बनेलिस ब्रिज के पास? हाँ। हैं? हेलो? हाँ पप्पा।
हाँ तो वहां से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ। हाँ आ जा, बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को। आ रही हूँ। हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल जालोर जाता हूँ मैं। आ जा तू घर आ। तो इसीलिए आयशा के इस कदम को भी मैं सही नहीं ठहरा सकता। उसको लड़ना चाहिए था, और हो सकता है उसकी इस लड़ाई में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, क्योंकि आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें एक्टिव हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिनको लगता है कोई सुन नहीं रहा, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको आना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन खुदकुशी करना ये कहीं से किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।